जीएसटी किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? ये 101वां संविधान संशोधन था। वहीं पे बता दूं 102 जो संविधान संशोधन है, इससे आपका पिछड़े वर्ग के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जोड़ा गया था। वहीं पे 103वां जो संविधान संशोधन है, इससे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो कि सामान्य वर्ग को 10% का कोटा दिया जाता है, वो 103 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और ये तीनों संविधान संशोधन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 101 जीएसटी, 102 ओबीसी के लिए और 103 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। आज हम करने वाले हैं टॉप 1000 प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस का सेट 3। इसमें हम एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस या रेलवे हो, उसके सारे जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो सब रिपीट होकर एक दूसरे एग्जाम्स में आते रहते हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 सेट और करा दिए हैं। अगर आपने वो सेट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके उन्हें जरूर देखना और नोट्स भी लेना उनके। ये आपके आने वाले एग्जाम कोई भी हो, फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसमें यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर आपके आने वाले हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चंस यहाँ से कर लिए तो जीएस में आपकी एक बहुत अच्छी मजबूत पकड़ हो जाएगी। चलिए बिना देरी किए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूले में कहें तो इसे लिखते हैं NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, और यही नाम से ये पेपर में आता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। यहीं पे साथ में बता दूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे हम जब अपने घरों में पेंट कराते हैं तो कहते हैं जो पहले जब सफेद पेंट कराते थे तो बहुत चमक जाता था, कुछ दिन बाद जब पेंट कराते हैं उससे 1 या 2 दिन बाद। वो क्यों चमकता है, वो वजह यहाँ से बताती हूँ। जब हम क्या करते हैं, हम चूना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विकलाइम, ये लेते हैं, इसमें पानी मिला के रात में उसे रख दिया करते थे। फिर वो पूरी रात गर्म होके मतलब बहुत ज्यादा उबलता था और मिक्स हो जाता था। सुबह जो वो बन जाता था पानी मिलाने के बाद, वो बन जाता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उस चूने को हम पेंट करते थे अपनी दीवारों पे, और वो दीवारें उसके बाद जब CO2 उनसे पास होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे पूरे वातावरण में है, वो हमारी दीवार से टकराती है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, तो वो उससे रिएक्शन करके जो हमारी CaOH का होल ट्वाइस यानी कि सिलेक्ट लाइम से कह देते हैं लगा होता है, उससे रिएक्शन करती है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये पेपर में पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जो दीवारों पे लगा होता है, वो क्यों चमकता है? क्योंकि उसमें CO2 पास हो जाती है इस वजह से। और उसको माइलस्टोन भी कह देते हैं और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखें, एक और ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट आपका यूज होता है जो हमारे कपड़े धोने की साबुन होती है उसमें यूज होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कपड़े धोने की जो साबुन होती है उसमें क्या यूज होता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी फॉट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये जो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये युद्ध बहुत पूछे जाते पेपर में, तो उसी वजह से यहाँ मैंने ऑप्शंस के साथ आपके 5-6 युद्ध यहीं पे लिख दिए हैं। सबसे पहला आता है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध ये लड़ा गया 1757 में, और ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, और आपके लॉर्ड क्लाइव के बीच। ठीक है, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जीत गया था क्योंकि मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का सेनापति, उसने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को इस वजह से। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है 1761 में लड़ा गई पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये मराठाओं की लड़ी गई थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले 2 लड़ाइयां और लड़ी गई थी पानीपत की, और ये तीनों लड़ाइयां पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है, इनके सन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।
तो पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1526 में लड़ी गई थी बाबर के साथ इब्राहिम लोदी की। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और बाबर इसमें जीत गया था और मुगलों की स्थापना भारत में उसने करी थी 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो होती है वो लड़ी जाती है 1556 में, 1556 में, और ये अकबर और हेमू के बीच लड़ी जाती है, जिसमें कि अकबर जीत जाता है और उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और ये तीसरी लड़ाई है जो कि इंपॉर्टेंट है, 1761 में लड़ी गई बैटल ऑफ पानीपत 3। ठीक है। इसके अलावा 1764 जो है इसमें बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है ऐसे ही बक्सर की लड़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बक्सर के युद्ध के साथ ही अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारत पर अपना अधिकार जमा दिया था। इस युद्ध में क्या था कि इसमें एक तरफ हेक्टर मुनरो था और दूसरी तरफ था मीर कासिम, जो उस समय बंगाल का नवाब था, और मीर कासिम के साथ शाह आलम द्वितीय था, जो कि बक्सर के युद्ध में उस समय मुगलों का राजा था। ये भी पूछा गया है। और यही जब लड़ाई होती है और मुनरो जीत जाता है, इसके बाद अगले ही साल 1765 में 1765 में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, और ये भी पेपर में पूछी गई है ये संधि कब हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द डायनामाइट इंस्ट्रूमेंट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये थे अल्फ्रेड नोबल। ये इन्वेंशन जो है कि किसने किसको डिस्कवर किया, किसको किसने इन्वेंट किया, ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर स्टैटिक के पोर्शन में बहुत आते हैं। तो डायनामाइट के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो डायनामाइट इंस्ट्रूमेंट को ढूंढा था अल्फ्रेड नोबल ने। इसी के साथ ये तीनों ऑप्शन भी पेपर में कई बार आए हैं। बाईसाइकिल, जो हम साइकिल चलाते हैं, उसको बनाया था के मैकमिलन ने। वहीं पर कंप्यूटर के आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और ये सीधा पेपर में आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे। ठीक है। एरोप्लेन का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स। ये दो भाई थे, इन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कारक हैं, इनको आपको याद रखना है, नोट रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे चलने से पहले एक चीज कहनी है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे फैक्ट्स के साथ आप सारी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। ठीक है। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। कौन सा संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है? ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, हमारा जो सामान्य वर्ग होता है, जनरल कैटेगरी होती है, उसमें भी आर्थिक रूप मतलब उसमें सबसे नीचे के जो लोग होंगे, सबसे कम जिन पे मतलब पैसों की कमी और आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उनको EWS कैटेगरी में डाला गया है, और इन्हें 10% जो है हमारी सरकार द्वारा रिजर्वेशन की बात की गई है। और ये अमेंडमेंट है 103 अमेंडमेंट एक्ट, और ये बहुत से पेपरों में आ चुका है, और ये आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ही एक है। ठीक है। इसके अलावा 61 अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में शुरुआत में जो एज थी वोट डालने की, वो 21 साल मिनिमम एज थी। कम से कम 21 साल का अगर कोई इंसान है, कोई सिटीजन है भारत का, तो वो वोट डाल सकता है। लेकिन 21 से 18 कर दी गई कि 18 साल अगर एज किसी की हो जाती है तो वो भी वोट डाल सकता है अपना। ये किया गया 61वें अमेंडमेंट एक्ट से, संविधान संशोधन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे 44वां संविधान संशोधन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक था राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारा एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। इसको 44वें संविधान संशोधन से हटा के 300A जो अनुच्छेद है उसमें डाला गया था 44वें संविधान संशोधन से। तो ये तीनों चारों आपके जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रिवाइज जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही पॉलिटी के
कोई भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें जाननी है, पूरी डिटेल में पॉलिटी तैयार करनी है, तो हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां जाके आप उन वीडियोस को शुरू से आखिरी तक देखना, उनकी पीडीएफ भी आपको वहां मिलेगी और उनको देखना, उनके नोट्स बनाना। वहां पे टॉपिक वाइज सारे टॉपिक क्वेश्चंस के साथ आपको कराए गए हैं, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको सब चीज कवर कर दी गई है उसमें कम से कम चीज में, वक्त में। ठीक है, तो उसको नोट करें, उन्हें जरूर देखें, वो आपके लिए पॉलिटी में उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी आपको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, ये लिया गया था यूएसए से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए से हमारा जो संविधान बनाया गया था, लिखा गया था, वो काफी अलग अलग देशों से लिया गया था, कुछ पॉइंट्स, जिनमें यूएसए से काफी सारी चीजें हमने ली थी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार यूएसए से लिए गए। यहीं पे इसके अलावा बता दूं, जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसकी इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो भी हमारी यूएसए से ली गई थी। वहीं पे प्रेसिडेंट, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, उस पे जो महाभियोग चलाया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, वो भी यूएसए से ली गई थी। यहीं पे मैंने साथ में लिख दिया आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ली थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। यानी इसमें क्या है कि ये जो डीपीएसपी है, इसका मतलब है कि कोई भी राज्य सरकार अगर कोई एक्ट बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो उसे वहां के जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनके मूल अधिकार, उनके सारे अधिकारों को ध्यान में रख के बनाने चाहिए कि उनके उस एक्ट की वजह से उनका कोई अधिकार तो नहीं, उनके किसी अधिकार का हनन तो नहीं होगा, तो उन्हें कहा गया राजनीति के निदेशक तत्व। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए जॉइंट सिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जॉइंट सिटिंग क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा जब एक साथ मिलकर कोई सेशन करती हैं, संयुक्त बैठक करती हैं, तो उसे जॉइंट सिटिंग कहते हैं। और इसका अनुच्छेद होता है 108 ये आर्टिकल पूछा गया है कि जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है और जॉइंट सिटिंग हमने किस देश से ली थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें जरूर नोट्स करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज हु गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है, इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन बहुत है। ये दिए था रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहीं पे मैं बता दूं साथ में आपको, जो लाला लाजपत राय हैं, इनकी जो किताब है, कुछ आती है जो पेपर में पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय ने लिखी थी। वहीं पे यंग इंडिया भी इन्होंने ही ये किताब लिखी थी। वहीं पे अबुल कलाम आजाद, ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और इसके साथ और भी बता दूं मैं, जैसे कि पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल बने थे। वहीं पे पहले फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री हमारे चेट्टी करके थे, वो बने थे, वो भी पेपर में कई बार आया है। तो और बाकी आपके पता है, आपका पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति आपको राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का का मतलब होता है कि मान लो आपको अगर कोई चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो जब आप देखते हो थोड़े टाइम में वो खुद रुक जाता है, इसे ही कहते हैं रक्त का थक्का जमना। अगर हमारे पास हमारे बॉडी में विटामिन के, जो कि इसका आंसर है विटामिन के, ना हो तो हमारा अगर कहीं चोट लग जाए तो हमारा वो ब्लड रुके ही ना, वो निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा। आप कुछ भी कर लो, फिर जब पट्टी बांध लो, कुछ भी कर लो। इसलिए कहते हैं कि विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारा ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, और विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ये भी पेपरों में आया हुआ है। ये आपकी कैरेट हो गई, एप्पल हो गए, सेब वगैरह, इन सब से, इन चीजों से मिलता है। और इनसे ठीक होने वाली बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा विटामिन सी हमें खट्टी चीजों से मिलता है। बाकी इसका नाम पूछा गया है कई बार पेपर में, वो है एस्कॉर्बिक एसिड।
ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये इसका नाम है। और इसके लिए जो स्कर्वी एक बीमारी होती है, वो हमारी विटामिन सी की कमी के वजह से ही होती है, ये भी पेपर में आया है। वहीं पे विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है, सन से मिलता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी हड्डियों की बीमारियां होती हैं, जब बच्चों में हो या बड़ों में हो, ये हमारी विटामिन डी यानी कि सूरज की किरणों की कमी से ही होती है। ठीक है, जिसे रिकेट्स भी इंग्लिश में कह देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट करना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। आगा खान कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के सेक्शन में आता है और ये पेपर में पूछा जाता है। आगा खान कप है आपका हॉकी से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कप है। इसी के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कप लिख दिए जो पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कि गोल्फ में थॉमस कप और उबेर कप खेले जाते हैं, जो कि गोल्फ से रिलेटेड होते हैं और ये पेपर में आए हैं। वहीं क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी हो गई, ईरानी ट्रॉफी हो गई या दियोदर ट्रॉफी हो गई, ये बहुत सारे ऐसी ट्रॉफियां हैं जो क्रिकेट में खेली जाती हैं। हॉकी में आगा खां कप के अलावा आप ध्यानचंद ट्रॉफी भी जोड़ सकते हैं जो पेपर में आती है। गोल्फ में थॉमस उबेर के अलावा राइडर कप भी एक होता है जो गोल्फ में खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यही बता दूं मैं, अगर आपको साइंस के रिलेटेड सीरीज आपको करनी है, साइंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, उसकी भी एक सीरीज हमने चला रखी है, तो उस सीरीज की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप वो वीडियो जरूर देखें और वो आपको बहुत यूजफुल लगेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज हुमायूंनामा वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। हुमायूंनामा किस भाषा में लिखा गया था? ये पर्शियन भाषा में था, फारसी जिसे कहते हैं। ये जो था हुमायूंनामा, हुमायूं जो थे ये आपके जो मुगल के शासक थे। जो मुगल साम्राज्य जब चल रहा था, उसमें जो आपकी फारसी भाषा है, पर्शियन लैंग्वेज है, ये ही इनके पूरे मुगल साम्राज्य के दौरान सबसे फेमस थी, ये पूछा जाता है। वहीं पे मैं बता दूं आपको, हिंदी जो थी वो अकबर के वक्त थोड़ी चली थी और काफी अच्छा उसका वो था, लेकिन पूरे अगर मुगल साम्राज्य पूछेंगे तो पर्शियन फारसी भाषा चली थी। वहीं पे आपकी तुर्की जो लैंग्वेज थी, जो आपके मुगल थे, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत आई थी, दिल्ली सल्तनत। उस दिल्ली सल्तनत में जो जितनी भी किताबें लिखी गई थी, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। यहीं पे मैंने लिख दिया है, सबसे पहले जो आपका ये मुगल है, मुगलों में सबसे पहले जो आता है वो आता है बाबर जीतता है दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा जो होता है इब्राहिम लोदी वंश का, उसको हराता है आपके 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। और फिर यहाँ का आपका दिल्ली सल्तनत को खत्म करके मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद भी कई शासक आते हैं मुगलों के, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाते। और इस वक्त फिर औरंगजेब के बाद अंग्रेज आने शुरू हो जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आने लग जाती है, तो उस वजह से मुगलों का शासन धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो जो मेन मुगलों के राजा थे वो यही राजा थे जो ज्यादा फेमस अपने टाइम पर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं में मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस लिख दिए हैं, जैसे कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 11 नवंबर 1888 व 1888 में अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इसलिए उन्हीं की याद में 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षा दिवस। और वहीं पे 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 में ही हिंदी को भी आधिकारिक रूप में अपनाया गया था हमारे न्यायालय के उसमें। ठीक है, तो ये आपके इंपोर्टेंट दिवस हो गए। इसके अलावा 5 जून में होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ये इंपोर्टेंट डे है। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये है असम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके राइनोसोरस होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, यहीं पे असम में। और अगर आपको बताने हो तो इसके अलावा मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क भी आपके असम में ही मौजूद है। वहीं पे यहाँ मैंने लिख दिया है। और अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क और नामडफ नेशनल पार्क दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आते हैं, लिख दिए हैं। कर्नाटका में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क, ये दोनों कर्नाटका में मिलते हैं। वहीं पे मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये हमारे भारत में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ मौजूद है। ये मणिपुर में है और ये तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है भारत का, ठीक है। इन सबको नोट कीजिएगा और उनको रिवाइज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question is Indica, which is a account of Mauryana India, was authored by इंडिका जो मौर्य भारत की एक खाता है, किसके द्वारा लिखा गई थी? इंडिका जो किताब है ये मैक्सथनीज ने लिखी थी, और इसमें मौर्य समाज जो मौर्य साम्राज्य था उसके सारे अकाउंट, मतलब उसके बारे में सारी डिटेल इस किताब में मिलती है। और मैक्सथनीज ये इंडो ग्रीक यानी ग्रीक एक अंग्रेज था जो कि भारत में उस वक्त आया हुआ था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे उसके वक्त आया था। इसकी बुक इंडिका है, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है। यहीं पे फाइन है ये पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था, और ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय वही है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ले रखी थी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है जो भी मैं साथ में बता रही हूँ याद से, ठीक है। तो फाइन पहला चीनी यात्री था। उसके अलावा आपका हुएन स्वेंग जो था ये भी चीनी यात्री था, लेकिन ये बाद में आया था, और ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, ठीक है। 15 साल ये यहाँ पर रहा था भारत में। और इसकी जो किताब का नाम है बहुत फेमस है, सी यू की, ये उसकी वृत्तांत का नाम है, उसकी यात्रा वृत्तांत, यानी कि उसके ट्रैवलिंग की सारी चीजें उसमें बताता है कि उसने यहाँ ये बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए मोस्टली यहाँ पर आया था, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, कौन किसके वक्त आया था और किसकी क्या किताब का नाम था, ठीक है।